अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जावेद इकबाल और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो था ये बोहर के पास्टुलेट, यानी कि जब बोहर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो बोहर ने अपने कुछ पास्टुलेट जो थे वो डिस्कवर किए थे। कुछ बोहर ने पास्टुलेट हमें बताए थे कि एटम्स के रिलेटेड। उनमें से एक पास्टुलेट उसने ये डिस्कस किया था कि एटम के अंदर जो एनर्जी की स्टेट्स होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं। एटम्स के अंदर एनर्जी की स्टेट्स जो होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं, और इस चीज़ को बोहर की इस बात को, इस पास्टुलेट को लेके फ्रैंक और हर्ट्ज ने इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की बाय एक्सपेरिमेंट के वाकई ही ऐसा होता है एटम के अंदर कि एटम के अंदर एनर्जी की जो स्टेट्स होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं या नहीं होती। और ये एक्सपेरिमेंट बोहर के पास्टुलेट या बोहर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद परफॉर्म किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट पर फ्रैंक और हर्ट्ज को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो हम इसमें पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ शो कर रहा है। Frank Hertz experiment gives the direct evidence of quantized energy state in an atom as given by Bohr in his postulate. Means कि जब बोहर ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए पास्टुलेट बताया तो उसने ये कहा कि एटम के अंदर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स मौजूद होती हैं। तो इस चीज़ को फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है वो इस चीज़ का वाज़े एविडेंस देता है कि वाकई ही ऐसा होता है। तो इसका इस एक्सपेरिमेंट का जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें देखें ज़रा, ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है। ये सारी इस ग्लास ट्यूब में एक साइड पे हमारे पास क्या होता है, कैथोड, और दूसरी साइड पे ये प्लेट होती है एनोड। ठीक है, और सेंटर में हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि इस कैथोड को हम एक वेरिएबल वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कैथोड की क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल वोल्टेज होते हैं जिसको VA से डिनोट कर सकते हैं आप, और ये साइड पॉजिटिव है। इसी तरह हमारे पास एनोड है, उसको भी हम एक नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड्स, ये दोनों प्लेट्स जो है हमारे पास, इन दोनों प्लेट्स को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये वेरिएबल वोल्टेज है, इनको भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया, कैथोड को, इधर से एनोड को भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। और ये एक फिक्स पोटेंशियल है जिसको रिटार्डेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं आप। ये एक फिक्स पोटेंशियल है। दरमियान में हम क्या लगाएंगे, एक मिली एम्पेयर लगाएंगे, मिली एम्पेयर, जो वो थोड़े करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा। और ये हमारे पास ग्रिड होगा। तो ये कंप्लीट इसका एक सेटअप है कि हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट जो है वो मरकरी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मरकरी को यूज करेंगे। ये मरकरी के इसमें पेपर्स आ जाएंगे, और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया, एनोड को भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया। इस चीज़ को आपने ज़रा ध्यान के साथ देखना है। और ये हमारे पास ग्रिड है, और ग्रिड यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इस सेटअप को हम डिस्कस भी करते हैं और हम आगे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि हमारे पास ये वाकई क्वांटाइज स्टेट, एनर्जी की जो क्वांटाइज स्टेट है वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो चलें इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ज़रा देखते हैं। इसमें क्या होता है, द apparatus consists of a glass tube filled with gas vapors of mercury atoms। हमारे पास जो ग्लास ट्यूब है उसको हम मरकरी एटम्स के वेपर्स के साथ फिल करेंगे। ये पोर्शन हमारे पास जो है ग्लास ट्यूब का सारा, ये किसके साथ फिल है, ये हमारे पास मरकरी एटम्स के वेपर्स के साथ फिल किया गया है। द गैस गैस की ग्लास है, द ग्लास ट्यूब इज फिटेड विद इन डायरेक्ट हीटेड कैथोड। ये जो ग्लास ट्यूब है इसको डायरेक्ट हीटेड कैथोड के साथ हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अ मेटल ग्रिड एंड अ प्लेट ए, और एक मेटल ग्रिड भी, ये ग्रिड जो है वो मेटल का बना होता है। ठीक है, एक मेटल ग्रिड और एक प्लेट ए, इसको भी हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। द कैथोड गिव्स सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हीटेड। चलिए स्टूडेंट्स, इससे आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं।
तो अब हमने ये सारा सेटअप बना लिया था, लास्ट सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था। अब करना क्या है, ये हमारे पास ये वाला जो ये चीज़ है, ये हमारे पास एक वेरिएबल पोटेंशियल है, वेरिएबल वोल्टेज है VA। ये आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो ये कैथोड जो होगा ये हीट होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे ग्रिड की तरफ। और ग्रिड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ग्रिड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ आगे की तरफ ग्रिड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से फिर वो क्या करेंगे, इस ग्रिड से पास होते हुए इस प्लेट तक जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि हमारे पास जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होके इस प्लेट तक जाएगा तो आगे प्लेट के ऊपर भी सारा नेगेटिव चार्ज है। अब हमें इस चीज का तो पता है कि दो नेगेटिव चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब ये ये वाली प्लेट आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमने यहाँ से वोल्टेज को वेरी करते रहना है और ये जो वेरिएबल वोल्टेज है ये इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंक्रीज करते जाएंगे। हमारे पास जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो एनर्जी होगी वो उसका चार्ज और साथ हमारे पास ये वोल्टेज होंगे। ये प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को जाहिर करेगा। अब जब आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे ये चीज तो फिक्स होगी ना चार्ज इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जब आप इस वोल्टेज को यानी कि वेरिएबल वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो करंट का फ्लो जो होगा उसके पीछे रीजन ये है कि करंट तब फ्लो होगा जब आने वाला इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल को, जो ये पोटेंशियल है उसको ओवरकम कर दे, यानी कि उसको क्रॉस कर दे, उससे ज्यादा हो जाए, तब जो होगा वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे मीटर जो है वो हमें रीडिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या है, आप यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करोगे और इस वोल्टेज को आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस ग्रिड से पास होते हुए इस पोटेंशियल को ओवरकम करेंगे और सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होते ही हमारे पास मीटर जो है वो रीडिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस सारी चीजों को हम थ्योरी के अंदर कैसे लिखते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए देखें, द emitted electrons from cathode are accelerated by a potential difference VA towards the grid। क्या यहाँ पे वो शो कर रहा है, यहाँ पे वो ये चीज शो कर रहा है कि हमारे पास जो emitted electrons होते हैं कैथोड से जो emitted electron होते हैं उनके पास जो पोटेंशियल होता है एक्सेलरेटेड पोटेंशियल वो हमारे पास VA है। VA जहाँ से दिया गया पोटेंशियल जितना भी आप दोगे उस पोटेंशियल के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद क्या होता है, सो एवरी इलेक्ट्रॉन रीचिंग ग्रिड मस्ट हैव एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रॉन्स जहां से ग्रिड के पास जाएगा, ग्रिड तक जाएगा, उसके पास इतनी एनर्जी होगी ई वी ए। यहाँ पे ई क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है जो कि फिक्स वैल्यू है और वी ए हमारे पास एक वेरिएबल वोल्टेज है, वेरिएबल वैल्यू है। वी ए यहाँ से चेंज करते जाएंगे तो यहाँ से इसकी एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। अगर इसको बढ़ाते जाओगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड की तरफ जाएंगे और किस एनर्जी के साथ जाएंगे, इस एनर्जी के साथ। अब करंट फ्लो करना, ये सर्किट कंप्लीट करने की कंडीशन क्या है, वो ये है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इस नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करना पड़ेगा, इस नेगेटिव पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा। तो ओवरकम कब होगा, जब आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी हमारे पास वो इसकी एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है। तो आफ्टर क्रॉसिंग ग्रिड जी को क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ रिटार्डिंग पोटेंशियल, वो रिटार्डिंग पोटेंशियल से भी पास होते हैं या रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम करते हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है, जहां से प्रोवाइड होने वाला पोटेंशियल जो इस प्लेट पे शो हो रहा होगा उसको ओवरकम करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे, जिसको हमने वी आर से डिनोट किया हुआ है। एंड ओनली दोस इलेक्ट्रॉन्स रीच प्लेट ए। प्लेट ए के ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, विच हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी ओवरकम वी आर। वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पहुंच पाएंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी
कि वो इस पोटेंशियल को ओवरकम कर देंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स शुरू में नहीं जाएंगे क्योंकि शुरू के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी नहीं होगी कि वो इस पोटेंशियल को ओवरकम कर दे और वहां पर पहुंच जाए। ओवरकम तब होगा जब हम यहाँ से पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे, वेरिएबल पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो ग्रिड से पास होगा, ग्रिड से पास होते ही वो कहां तक चला जाएगा, ग्रिड से पास होते ही वो प्लेट ए पर पहुंच जाएगा। तो सर्किट हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और करंट जो है वहां पे डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ओवरकम करेगा इस चीज को। एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज इन द सर्किट, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा, व्हिच इज मेजर्ड बाय मिली एमीटर, जिसको हम मिली एमीटर के साथ मेजर कर सकते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है उसको चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है इस सारी चीज को ग्राफिकली शो करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पास वोल्टेज का VA, जिसको हमने वेरिएबल वोल्टेज का नाम दिया था, और करंट I का आपस में क्या रिलेशन है और कहाँ कहाँ पर हमें वो स्पेसिफिक वोल्टेज मिल रहे होते हैं जिनके ऊपर करंट जो है वो ड्रॉप हो रहा होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास VA पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, और जैसे ही हम इस VA पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज करता रहता है तो हमारे पास करंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे इनका बिहेवियर देख सकते हैं कि ये हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं और साथ साथ करंट भी हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिक वोल्टेज आते हैं जो कि हमारे पास 4.9 वोल्टेज है, उनके ऊपर आकर हमारे पास करंट जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, अप्रोच टू 0 कर जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी वेपर्स को फिल किया है, तो इसलिए मर्क्यूरी के लिए जब हमारे पास वोल्टेज इतना 4.9 वोल्ट तक पहुंच जाएंगे तो तब ये बिहेवियर, मर्क्यूरी इस तरह का बिहेवियर शो करेगा। तो ये डिपेंड कर रहे होते हैं वोल्टेज हमारे पास कि हमने ट्यूब के अंदर कौन से एटम्स को फिल किया, कौन से वेपर्स को फिल किया। यहाँ पर मर्क्यूरी के लिए हमने सारा सेटअप बनाया है, तो मर्क्यूरी के लिए 4.9 वो वोल्टेज होंगे जहां पर हमारे पास सडनली करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। उसके बाद फिर वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा स्पेसिफिक वोल्टेज हमारे पास जैसा कि 9.8 वोल्टेज है, वहां पे फिर सडनली करंट क्या हो जाएगा, वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। इसके बाद फिर से हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे VA वोल्टेज को, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक वोल्टेज आएंगे जहां पर जाकर अचानक से हमारा करंट जो है वो फिर ड्रॉप कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो वो हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास 14.7 वोल्ट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टार्टिंग के अंदर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो करंट भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक वैल्यू पे आके करंट ड्रॉप हो जाता है, फिर करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर स्पेसिफिक वैल्यू पे आके करंट ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है वोल्टेज को बढ़ाने से। तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज फिर आते हैं, वहां आकर फिर ये ऐसा बिहेवियर शो होता है कि हमारे पास करंट फौरन से क्या हो जाता है, वो 0 को अप्रोच करना स्टार्ट कर जाता है। तो ऐसा क्यों है, पहली बात तो ये है कि ये जो वोल्टेज की वैल्यू हमें मिल रही है 4.9, 9.8 और 14.7, ये वो वोल्टेज है जो मरकरी के लिए। मरकरी के अलावा अगर आप कोई और यहाँ पे फिल करोगे वेपर्स तो उनके लिए वोल्टेज ये वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको थ्योरी के अंदर हमने कैसे लिखना है और ये कैसा शो हो रहा है, इस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं। ये क्यों ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो करंट ड्रॉप हो रहा है। The accelerated potential VA is gradually increased from 0 and current was measured continuously. जैसे ही 0 से हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है, उसको हम मेजर कर रहे होते हैं साथ साथ। ठीक है, a graph is plotted between voltage and I, वो ग्राफ जो है वो वोल्टेज और I के दरमियान प्लॉट किया गया है। From graph it is clear that initially current I increase with increasing voltage. ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इनिशियली करंट इंक्रीज करता है वोल्टेज के साथ साथ, इंक्रीज अच्छा बिकम्स मैक्सिमम एंड एट 4.9 करंट ड्रॉप्स शार्पली, और जब वोल्टेज 4.9 पे पहुंचते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो करंट जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है। उसकी रीजन ये है कि जब हमारे पास यहाँ पे मरकरी के एटम्स, मरकरी के वेपर्स को हम फिल करते हैं तो मरकरी का जो वेपर्स होते हैं वो हैवी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से आने वाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पड़े मरकरी के दरमियान कोलिजन होती है, और वो कोलिजन जो होती है वो एनर्जी पे डिपेंड कर रही होती है। स्टार्टिंग के अंदर
वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता, एनर्जी उसकी मेंटेन ही रहती है तकरीबन, और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है लेकिन एनर्जी को लॉस नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स बगैर एनर्जी लॉस किए आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, इस चीज को हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं कि पोटेंशियल इंक्रीज करने से हमारे पास ऐसा बिहेवियर क्यों शो हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको मजीद देखते हैं कि क्या होता है कि वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे होते थे तो हमारे पास जो है वो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, फिर स्पेसिफिक वैल्यू पे आके वो क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यू पे करंट जो है वो ड्रॉप कर जाता है। फर्दर भी ऐसे ही होता है कि नेक्स्ट फिर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होते हैं, करंट इंक्रीज होता है, फिर स्पेसिफिक वैल्यू पे आके वोल्टेज क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस चीज को हम थ्योरी के अंदर कैसे लिखते हैं वो भी हम देखते हैं। अच्छा, ये इस तरह होता है कि ये फिर ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल से ये ऐसा हो रहा होता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 4.9 का है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस है 4.9, यानी कि एवरी डिफरेंस ऑफ 4.9 वोल्ट करंट जो है वो ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाता है एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन फॉर फर्दर इंक्रीज इन वीए। जो करंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, जैसे जैसे हम वीए को मजीद इंक्रीज करते हैं एंड अगेन ड्रॉप शार्पली एट 2 वी नॉट या वीए कर लो इसको, ये वो वोल्टेज है, ये वाले वोल्टेज है, ये वाले, ठीक है ना, 4.9, इसको वीए कर लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए, ठीक है, क्योंकि वीए के दरमियान ग्राफ बनाए तो इसको वीए कर लेते हैं। चले 2VA, यानी कि जब वोल्टेज डबल हो जाते हैं इस इनका 4.9 का डबल वोल्टेज जब होगा, 4.9 को डबल करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमारे पास, 9.8 वोल्ट, ठीक है। तो 9.8 पे जाके यानी कि इन वोल्टेज के डबल पे जाके करंट फिर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मीन एट 9.8 वोल्टेज द बिहेवियर इज रिपीटेड इन इंटीग्रल, और ये बिहेवियर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल से क्या हो रहा होता है, वो रिपीट हो रहा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वी नॉट या वी ए के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वी जब पहला तो हमारे पास होगा वो वी ए इज इक्वल टू 4.9 वोल्टेज के ऊपर जाके होगा, ठीक है। सेकंड पे जब हमारे पास करंट होगा वो वी इस पे जाके होगा, और थर्ड पे 3VA पे, और फोर्थ जब 4 टाइम जाके वो होगा ड्रॉप होगा करंट तो वो ये, यानी कि इस इन वोल्टेज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ, 4 के साथ, तो जो आंसर मिलेगा उन वोल्टेज की वैल्यूज पे हमारे पास क्या होगा, करंट सडनली ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था इसका थोड़ा सा ग्राफ और ये सेटअप के बारे में। और अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अगर आपने इनको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं क्या है, विद इंक्रीजिंग इन वीए में इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, यानी कि वीए यहाँ से इंक्रीज करोगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी एंड consequently current I is equal to NEAV। और ये जो करंट है ये यानी कि N यहाँ पे क्या नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, E इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, A यहाँ पे जो एरिया जिस एरिया से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और V जो है यहाँ पर हमारे पास स्पीड है। तो वोल्टेज इंक्रीज करने से उसकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी तो करंट भी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेस ड्यूरिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद मर्करी एटम इलास्टिकली। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है तो सॉरी वोल्टेज इंक्रीज होते हैं तो करंट भी इंक्रीज होते हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है या कोलिजन है वो मरकरी जहाँ पे जो मौजूद होगा उसके साथ स्टार्टिंग के अंदर क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी, ठीक है। इसको आगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं जिसमें क्या। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं। तो Hg atoms being heavy, so electrons lose negligible amount of energy during collision and continuous motion, ठीक है। तो हमारे पास जो मरकरी होता है वो हैवी मेस होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के अंदर जो एनर्जी लॉस होता है वो निग्लिजिबल होता है, यानी कि आप ये कह दें कि वहाँ पर वो इलास्टिक कोलिजन हो रही होती है, इस वजह से एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होता। हाउएवर विद इंक्रीज इन
Va, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एंड एट सर्टेन वैल्यू ऑफ Va, एक सर्टेन वैल्यू Va की एक सर्टेन वैल्यू जो कि हमारे पास मरकरी के लिए 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी वो इसको इंक्रीज करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि मरकरी एटम के लिए, इट बिकम इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He। ये वो एनर्जी है जहाँ पर मरकरी एटम जो है वो एक्साइट हो जाता है, ठीक है। मरकरी एटम क्या हो जाता है, वो एक्साइट हो जाता है, इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। और ये वो एनर्जी है जहाँ पर हमारे पास जो है वो मरकरी एटम एक्साइट हो जाता है। वो एनर्जी क्या है हमारे पास, वो 4.9 वोल्टेज पे जाके इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। वोल्टेज अलग है और एनर्जी अलग है, यानी कि इतने वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो जितनी भी होगी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, उस एनर्जी पे जाकर वो क्या हो जाएगा, हमारा मरकरी एटम क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट एक्साइटेशन शो करेगा। तो चले स्टूडेंट्स, अब हम इसको मजीद आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है स्टार्टिंग के अंदर जो मरकरी एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट पर मौजूद होता है, ठीक है। जैसे ही उसके एटम में इलेक्ट्रॉन्स आकर कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है वहां पर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के पास जब एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इस मरकरी के एटम को क्या कर देता है, वो एक्साइट कर देता है, ठीक है। पहले वो ग्राउंड स्टेट में होता है, फिर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो करंट के डिक्रीज होने की वजह क्या है, वो यही चीज है कि इससे नीचे नीचे के वोल्टेज पे या इसके नीचे नीचे की एनर्जी के ऊपर मरकरी जो है वो एक्साइटेशन स्टेट शो नहीं करता, एक्साइटेड फॉर्म में नहीं जाता, तो वो अपने ही ग्राउंड स्टेट पर ही रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास वोल्टेज 4.9 तक पहुंचते हैं तो वो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी 4.9 किसको देता है, इस इलेक्ट्रॉन को देता है। इस इलेक्ट्रॉन के पास अब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है फॉर मरकरी। इस चीज को माइंड के अंदर रखना है कि ट्यूब के अंदर मरकरी को फिल किया हुआ है, मरकरी वेपर्स को। तो मरकरी वेपर्स की एक्साइटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये एनर्जी इनको मिल गई, जैसे ही एनर्जी इनको मिली तो ये फौरन से क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी इतनी नहीं होती कि अब वो मजीद जो है वो आगे सर्किट तक पहुंच पाए, सर्किट को कंप्लीट कर पाए, इस टर्मिनल तक पहुंच पाए ए तक, ठीक है। ग्रिड को क्रॉस करके आगे नहीं पहुंच पा रहा होता इलेक्ट्रॉन एनर्जी, क्योंकि वो अपनी यहाँ पे सारी उसकी एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाती है एक्साइटेशन में। इलेक्ट्रॉन्स एटम मरकरी एटम एक्साइटेशन में चला जाता है, तो करंट इस वजह से शार्पली क्या कर जाता है, वो ड्रॉप कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये जो है एटम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रहता, ये ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁹ सेकंड, इतने वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में रहता है। वो एटम वो फौरन से दोबारा कहाँ आ जाता है, डी एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है, दोबारा से वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, डी एक्साइट हो जाता है इतने टाइम के बाद। तो इस चीज को थ्योरेटिकल हम कैसे लिखेंगे, एट दिस स्टेज ड्यूरिंग इनइलास्टिकुलेशन। अब वहां पर इनइलास्टिकुलेशन हो जाएगी, जैसे ही हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कमिंग इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो फौरन से मरकरी के साथ वो कौन सी कोलिजन कर जाएगा, वो इनइलास्टिक कोलिजन कर जाएगा। तो इनइलास्टिक के अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, वो यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, लॉस हो जाता है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन एक्साइटेशन में वो यूज हो जाती है, एंड करंट ड्रॉप्स शार्पली, और करंट क्या हो जाता है, वो शार्पली ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। The electron of Hg is excited state comes back to ground state to ground state by emitting photons। वो ग्राउंड स्टेट की तरफ क्या करते हैं, वापस आते हैं, और जब वो वापस आता है ग्राउंड स्टेट में वो एटम, तो वो जितनी एनर्जी उसने पहले अब्सॉर्ब की होती है उतनी एनर्जी का वो फोटोन एमिट करते हुए वापस, तो इतनी एनर्जी के फोटॉन्स को एमिट करते हुए वो एटम जो है वो दोबारा डी एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। एनर्जी ऑफ 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हर्ट्ज ऑब्जर्व द emission spectrum of Hg वेपर्स। तो यहाँ पर जो है वो हर्ट्ज ने मरकरी के लिए वो स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम को भी ऑब्जर्व किया कि ट्यूब के अंदर जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम भी शो हो रहा है
इन द ट्यूब बिलो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नो स्पेक्ट्रम लाइन अपीयर्स। उसने ये बताया कि 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाके ना 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे नीचे पे हमारे पास कोई भी स्पेक्ट्रम लाइन अपीयर नहीं हो रही होती, लेकिन जैसे ही बट एट द 4.9 वोल्ट 4.9 वोल्ट पे स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ, वो जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है वो कितनी वेवलेंथ की मिलती है, वो 2536 एंगस्ट्रॉम, इतने की वो हमारे पास इतनी वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वाज ऑब्जर्व, वो जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किया गया था। तो सिंपल क्या है कि हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में ये चीज देखने को मिली उसको कि हमारे पास जो मरकरी है वो स्पेक्ट्रल लाइन भी शो कर रहा था, लेकिन 4.9 के वोल्टेज से नीचे नीचे वो स्पेक्ट्रल लाइन शो नहीं कर रहा था। जैसे ही वोल्टेज 4.9 से इंक्रीज हो गए तो वहां पे हमें एक लाइन मिली और उसकी जो वेवलेंथ थी वो कितनी थी, 2536 एंगस्ट्रॉम के इक्वल थी। अब इसको हम फर्दर इसकी एनर्जी भी फाइंड करते हैं कि उसके पास कितनी एनर्जी है। चले स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वो जो फोटॉन रिलीज होता है वो कितनी एनर्जी का हमें मिलता है। तो हमें पता है हमारे पास एनर्जी के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं फोटॉन एनर्जी के लिए, वो E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ई एच, ये जो न्यू होता है इसको हम सी ओवर लैम्डा पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, और ये हमारे पास वेवलेंथ है जो हमें मिली थी। सारी वैल्यूज को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। वैल्यूज को पुट करने के बाद इस एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो हमारे पास कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो वहाँ पे वेवलेंथ को मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इस सारी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो एनर्जी हमारे पास 7.83 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल के अंदर आएगी। आपने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उस जॉल जॉल वाली एनर्जी को 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका वो हमारे पास आ जाएगा 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, तो इसलिए इसको हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ प्रूफ होती है, ये चीज़ प्रूफ होती है कि एटम के अंदर जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स मौजूद होती हैं। तो यही हमारा आज का जो टॉपिक था, जिसके अंदर हमने फ्रैंक और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए ये चीज़ हमने शो की कि हमारा एटम जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स को शो कर रहा होता है। थैंक यू।